हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरोटैप। सो आज हम एफ सी आई ए जी थ्री अकाउंट्स पोस्ट के लिए 10 MCQs देखने वाले हैं अकाउंटिंग सब्जेक्ट के लिए। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो एरोटैप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारी वीडियोज़ इसी में आपको मिलने वाली हैं जो भी हम अपलोड करते हैं। और जो भी क्लासेस होती हैं उसकी जो PDFs होती हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, ओके, तो ये हमारा शेड्यूल है जो यूट्यूब पे हमने शुरू की हैं क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स पोस्ट के लिए। तो मंडे को 2 बजे जनरल स्टडीज़ की क्लास होती है, और ट्यूसडे वेंसडे को भी 2 बजे जनरल स्टडीज़ की क्लास होती है, और फ्राइडे को 2 बजे हमारे जो अकाउंट्स डोमेन के सब्जेक्ट हैं जैसे कि अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, टैक्सेशन और लॉ, इनकी क्लासेस होती हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन से इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ करंट असेट। तो आपको ये बताना है कि करंट असेट का एग्जाम्पल कौन है इन ऑप्शंस में से। तो करंट असेट क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जिनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर जिनको रियलाइज किया जा सकता है विद इन 1 ईयर। ठीक है, ये एक बेसिक डेफिनेशन है। तो कौन सा एग्जांपल है करंट असेट का? बिल्डिंग एंड लैंड ओन्ड बाय द कंपनी नहीं, बिल्डिंग एंड लैंड नॉन करंट असेट है, ना कि करंट असेट, क्योंकि ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसके बेनिफिट्स आपको 1 साल से ज़्यादा मिलने वाले हैं। ठीक है, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स अगेन ये इंटेंजिबल एसेट है जो कि करंट एसेट में नहीं आता है, तो ये भी आंसर नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, येस इट इज़ अ करंट एसेट ऑब्वियसली, क्योंकि ये ऑलरेडी रियलाइज हो चुका है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं, लाइबिलिटी है। डिफर टैक्स नहीं, तो आंसर होगा आपका सी, ऑप्शन सी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बैलेंस शीट द इन्वेंट्री विल बी प्लेस्ड अंडर द हेड व्हाट। सो बैलेंस शीट है हमारे पास, बैलेंस शीट में हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं और फिर एसेट हैं। लाइबिलिटी के अंदर क्या है हमारे पास? शेयर होल्डर्स फंड है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है, और हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ भी हैं, है ना। और हमारे पास एसेट साइड में क्या क्या है? नॉन करंट एसेट और करंट एसेट है। तो कह रहा है इन्वेंट्री को कहाँ प्लेस करोगे आप, कहाँ प्लेस करोगे आप? इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये तो रॉन्ग ऑप्शन है। ऑब्वियसली इट इज़ अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। नॉन करंट लाइबिलिटी है, गलत। पहली बात तो इन्वेंट्री एसेट साइड में रहेगा। अब पता ये करना है कि करंट एसेट में रहेगा कि नॉन करंट एसेट में रहेगा। तो आंसर है ये करंट एसेट में रहेगा, क्योंकि इन्वेंट्री जनरली हम ये कंसिडर करते हैं कि हमें 1 साल के अंदर बेचनी है। इन्वेंट्री जो हमारे पास है, जो गुड्स हैं जिसको हम बेचने वाले हैं, हम यही मान के चलते हैं कि 1 साल के अंदर ये बिकने वाली हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि इससे हम पैसा रियलाइज कर लेंगे विद इन 1 ईयर। तो ये करंट एसेट का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर ई इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, when one asset and one liability increases by the same amount। कह रहा है आपका एक asset और एक liability बढ़ रही है। मैं एक बार आपको जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है उससे बता देता हूँ। यहाँ liability मान लेते हैं, यहाँ asset है। ठीक है, अगर आप वर्टिकल फॉर्मेट करोगे तो कैसे हो जाएगा? ऊपर liability हो जाएगी, ठीक है, और नीचे असेट्स हो जाएंगे। ठीक है, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो सेम है। तो इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक असेट और एक लाइबिलिटी अगर बढ़ती है, मतलब लाइबिलिटी साइड भी बढ़ रहा है और असेट साइड भी बढ़ रहा है, बाय द सेम अमाउंट, और बोथ डिक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट, या फिर ये डिक्रीज हो रहा है और साथ में ये भी डिक्रीज हो रहा है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू बोथ असेट एंड लाइबिलिटी? बोथ असेट एंड लाइबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, बोथ असेट एंड लाइबिलिटी इज गोइंग टू डिक्रीज, बोथ असेट एंड लाइबिलिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये सही है, क्यों? देखिए, अगर ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ भी इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ भी इंक्रीमेंट हो गया। अगर ये डिक्रीज हुआ, ये भी डिक्रीज हुआ, तो टोटल डिक्रीज हो जाएगा और इसका टोटल भी डिक्रीज हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही लग रहा है, बट और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्योंकि हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। डी ऑप्शन से असेट डिक्रीजेज लाइबिलिटी इंक्रीजेज, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बैलेंस शीट में असेट और लाइबिलिटी हमेशा सेम रहेंगी, है ना। तो अगर एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरे को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर टोटल लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरे को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन असेट्स आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसा असेट जो सबसे ज़्यादा कैश में कन्वर्ट हो सकता है जितनी जल्दी, तो वो उतना ज़्यादा लिक्विड आइटम है, उसको बोलते हैं हम, इतना ज़्यादा लिक्विड आइटम है। तो अगर लिक्विडिटी के ऑर्डर में अगर हम लिस्ट करते हैं अपने असेट्स को, मतलब लिक्विडिटी के ऑर्डर में मतलब जो जिस आइटम की लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होगी, जिसको आप सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको सबसे ऊपर लिखिए आप। उसके बाद नीचे 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 बाकी असेट्स लिखेंगे जिनको आप रियलाइज कैश में थोड़ा देर में करते हैं, तो सबसे लिक्विड आइटम सबसे ऊपर रहेगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी हाईएस्ट टू लोवेस्ट इन द बैलेंस शीट इन विच
ऑर्डर ऑफ द इन विच ऑर्डर द फॉलोइंग शैल अपीयर, तो आपको ऑर्डर बताना और कुछ नहीं। तो सबसे ज़्यादा लिक्विड इसमें क्या है आप बताइए मुझे, गुडविल है कि कैश इन हैंड है कि मशीनरी है कि बिल्स रिसीवेबल है? तो ऑब्वियस सी बात है कैश इन हैंड है, क्योंकि ये कैश है, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस में रहेगा कैश इन हैंड, मतलब टॉप पे। तो ए और बी आंसर हो सकते हैं, सी और डी आंसर नहीं होंगे, छोड़ दीजिए। लोवेस्ट लिक्विडिटी किसकी है यहाँ पे? गुडविल की, कैश इन हैंड की, मशीनरी। चलो लोवेस्ट की छोड़िए आप, पहले कैश इन हैंड के बाद क्या आएगा इसको देखते हैं। सबसे ज़्यादा लिक्विड कैश इन हैंड है, फिर क्या है? मशीनरी, गुडविल और बिल रिसीवेबल में कौन सा करंट एसेट है? बिल रिसीवेबल आपका करंट एसेट है। क्या है? बिल रिसीवेबल आपका करंट एसेट है, क्योंकि जनरली कंसिडर करते हैं कि जो भी हमने सामान बेचा है, ठीक है, क्रेडिट बेसिस में, तो जो हमारा डेटर है वो हमें 1 साल के अंदर पेमेंट कर देगा, बिल रिसीवेबल 1 साल के अंदर हमें रियलाइज हो जाएगा। तो कैश इन हैंड के बाद आएगा बिल्स रिसीवेबल। बात समझ में आती है? अब बारी आती है मशीनरी और एक और चीज़ बची हमारे पास, गुडविल की। तो हमारे पास गुडविल इनटेंजिबल है, तो ऑब्वियस सी बात है इनटेंजिबल लोवेस्ट लिक्विडिटी का है, तो इसको लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ रहा गुडविल लास्ट में, ठीक है, ये लास्ट में गुडविल है क्योंकि ये इनटेंजिबल एसेट है। ये तभी रियलाइज होगा जब हम कंपनी बेचेंगे। अब गुडविल को कैश में रियलाइज तो कर नहीं सकते, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम मशीनरी की बात करते हैं, तो मशीनरी में तो ये होगा ना कि जब भी आप मशीनरी को यूज़ करेंगे, जब भी मशीनरी को आप यूज़ करेंगे तो वो कैश में कन्वर्ट होगा, क्योंकि उससे आप अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर प्रोडक्ट को बेचेंगे तो कैश में कन्वर्जन हो जाएगा उसका, भले लॉन्ग टर्म तक होगा, ये भी नॉन करंट एसेट है। और इसी तरह से गुडविल भी आपका नॉन करंट में आएगा, बट इनटेंजिबल में आएगा। अब इनटेंजिबल को तो आप कैश में तभी रियलाइज कर सकते हो जब आप कंपनी बेच रहे होगे, तभी गुडविल का रिलेशन होगा आपका, ठीक है। तो सबसे कम जो लिक्विडिटी है वो गुडविल की है, इसलिए इसको लास्ट में रखा है और इसके पहले मशीनरी को रख दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर, एंड ये रहा आंसर, यस, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बात समझ में आती है कैसे ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में हमने इसको अरेंज कर दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम यही 3 रखते हैं, और भी हैं 5 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। इनकम स्टेटमेंट जिसको कि हम पीएल अकाउंट भी बोलते हैं, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी हो गया। क्या हो गया? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और आपका 5th होता है नोट्स टू अकाउंट। ये सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013, बट मेजरली या फिर आप कह सकते हो प्राइमरली हम यही 3 जनरली पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में इन्हीं तीनों की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रहा है इन तीनों को। इनकम स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ अ कंपनीज रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड नेट इनकम और लॉस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, काइंड ऑफ अ करेक्ट, बट बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं क्योंकि तीनों की बात कर रहे हैं हम। बैलेंस शीट प्रेजेंट अ स्नैपशॉट ऑफ अ कंपनीज असेट, लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, ये बिल्कुल सही है, और ए वाला भी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस या इनकम स्टेटमेंट पूरे साल के लिए बनता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, बट ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट द बैलेंस शीट, इट इज प्रिपेयर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, इट इज प्रिपेयर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। जैसे बोलते हैं ना 31 मार्च 2024, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट इन टाइम में बनता है बैलेंस शीट, बट प्रॉफिट लॉस पूरे साल के लिए बनता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ रिपोर्ट of the cash inflows and outflows from a company's operating, investing and financing activities during a specific period, ये भी बिल्कुल सही है। कैश फ्लो क्या होता है? जो भी आपका कैश इनफ्लो हो रहा है और कैश आउटफ्लो हो रहा है पूरे साल भर में अलग अलग एक्टिविटीज़ से, जैसे कि ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये 3 एक्टिविटीज़ हैं। तो इन तीनों को आप अलग अलग सेग्रीगेट करके दिखाते हो कि क्या इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है, उससे बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4th वाला, ऑल दी अबव स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके पास है न्यूमेरिकल एक, आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, या फिर इसमें अब मैं कह सकता हूँ टू बी वेरी स्पेसिफिक मैं कहूँगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते हैं, ठीक है। तो बड़ा आसान है ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे लिखने हैं आपको डेबिट सारे, मतलब कि एक्सपेंसेस, और यहाँ लिखने हैं आपको रिवेन्यूज और गेन्स। तो ओपनिंग स्टॉक इसमें आएगा, ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंसेस में आता है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक परचेजेस से ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, या फिर क्लोजिंग स्टॉक को हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, ठीक है। ये लॉजिक समझ में आता है आपको? क्योंकि जब हम पिछले साल से जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक है, अगर उसको इस साल बेच रहे हैं तो इस साल का एक्सपेंस में माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक को भी ऐड किया जाता है इस साल के एक्सपेंस में। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, एज एन एक्सपेंस। अब आपका परचेजेस भी रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये भी एक्सपेंस है। सेल तो आपकी इनकम है, सेल आप लिखोगे क्रेडिट साइड में। वेजेस भी आपका एक्सपेंस है, तो वेजेस को आपने लिख दिया यहाँ पे। अब इसको बैलेंस कर लेंगे आप, 37,500, 1,05,000 प्लस 30,000,
और सेल आपकी 2,70,000 है, दोनों को माइनस कर दीजिए, मतलब 2,70,000 माइनस एडिशन ऑफ दीज थ्री कंपोनेंट्स, तो कितना आ जाएगा, बैलेंस शीट फिगर आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट जो कि होगा 97,500। ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट यहाँ पे इसलिए है क्योंकि सेल का आइटम बड़ा है, सेल का अमाउंट बड़ा है एज कंपेयर टू दी अमाउंट विच वी आर गेटिंग आउट ऑफ बाय एडिंग दीज थ्री कंपोनेंट्स। इन तीन कंपोनेंट को ऐड करके जो हमें अमाउंट मिल रहा है उससे बड़ा है हमारा सेल का अमाउंट, तो क्रेडिट साइड वाला बड़ा है तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, अगर डेबिट साइड वाला बड़ा होता तो हमें ग्रॉस लॉस होता। ठीक है, बात समझ में आती है, तो इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे लिखा हुआ है 97,500। तो इजी था, ये न्यूमेरिकल है, आपको प्रैक्टिस करनी है दोबारा से घर पे अपने आप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन न्यूमेरिकल, अगेन यू हैव टू फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेम प्रोसीजर होगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड लिखोगे आप। ओपनिंग स्टॉक रहेगा डेबिट साइड, परचेजेस रहेगा आपका डेबिट साइड, रिटर्न इनवर्ड्स, इनवर्ड्स का मतलब क्या है, देखिए जब हमने सेल की तो इनवर्ड्स मतलब जब हमने सेल की किसी को और उसने हमको सामान वापस कर दिया तो उसको बोलते हैं इनवर्ड्स, तो मतलब सेल्स रिटर्न की बात हो रही है। इनवर्ट से मतलब क्या समझ में आता है कि हमें सामान वापस मिल गया, मतलब ये सेल्स रिटर्न की बात कर रहा है। और जो रिटर्न इनवर्ट्स होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, ये सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न को क्या करोगे आप, सेल से माइनस करोगे, क्योंकि जो ग्रॉस सेल्स थी आपकी 3 लाख थी, उसमें से 5,000 आपको सामान वापस कर दिया गया है, तो सेल आपकी कम हो गई है, अब जो नेट सेल है वो कम हो गई है। तो सेल आपका कहाँ रहता है, क्रेडिट साइड में, मैं आपके लिख देता हूँ, ये डेबिट साइड में रहेगा, ये डेबिट साइड में रहेगा। और जो आपका रिटर्न इनवर्ट्स है या फिर जो सेल्स रिटर्न है वो क्रेडिट का रिवर्स है, वो क्या है, क्रेडिट का रिवर्स है, मतलब क्रेडिट साइड में सेल्स लिखोगे उससे फिर माइनस कर दोगे ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा सेल है ना ये, तो यहाँ लिख देता हूँ कॉन्ट्रा सेल्स, ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि माइनस करना है सेल्स है। ठीक है, अब रिटर्न आउटवर्ड्स भी है, रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब है हमने सामान को वापस कर दिया। वापस कब करेंगे आप, जब आपने पहले खरीदा होगा तभी तो वापस करोगे, है कि नहीं। तो ये बेसिकली क्या है, कॉन्ट्रा परचेज है, तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे कॉन्ट्रा परचेज, तो परचेज से माइनस करोगे इसको, कॉन्ट्रा परचेज। ठीक है, फैक्ट्री रेंट तो आपका सिंपली एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में रहेगा, वेजेस भी आपका एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में रहेगा। अब तो कर लोगे, खाली और डेबिट और क्रेडिट में लिखना है। देखिए ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, परचेजेस भी लिखा हुआ है, और रिटर्न आउटवर्ड्स को मैंने बोला था माइनस करना है, ये देखिए लिखा हुआ ना कॉन्ट्रा परचेज रिटर्न आउटवर्ड्स, देखो माइनस कर दिया है। फैक्ट्री रेंट भी कर दिया, वेजेस भी कर दिया, खत्म डेबिट वाले। अब आ जाओ क्रेडिट वाले, क्रेडिट वाले में खाली सेल्स है और एक कॉन्ट्रा सेल है, तो सेल है और कॉन्ट्रा सेल को माइनस कर दिया तो 2,95,000 आ गया। और यहाँ पे हमने ये सारे प्लस कर दोगे आइटम, फिर दोनों को माइनस कर देना, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 72,000। ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अगेन अ न्यूमेरिकल। अब चलो इसको भी समझ लेते हैं एक बार, बड़ा इजी है फिर से। ओपनिंग स्टॉक क्या है, बट डेबिट क्रेडिट लिखना है आपको, डेबिट है। परचेज क्या है, डेबिट है। सेल क्या है, क्रेडिट है। परचेज रिटर्न क्या है, कॉन्ट्रा परचेज, मतलब परचेज से माइनस करोगे, कॉन्ट्रा परचेज। सेल्स रिटर्न क्या है, कॉन्ट्रा सेल्स। मैं आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे। तो कैरेज ऑन परचेज, ऑब्वियसली बात है डेबिट है, एक्सपेंस है ना। कैरेज का मतलब होता है जब आपने रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा तो जो उस पर आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देनी पड़ रही है। ठीक है, कैरेज ऑन सेल्स, सेल आप इसमें नहीं लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट में, क्यों, क्योंकि ये सेलिंग एक्सपेंस है, ये जाएगा पीएल अकाउंट में ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में, तो कैरेज ऑन सेल्स नहीं जाएगा कहीं भी, छोड़ दो इसको। फैक्ट्री रेंट डेबिट, ऑफिस रेंट नहीं जाएगा, अगेन ये ऑफिस एक्सपेंस है, ये जाएगा पीएल अकाउंट में, और हमको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, ये पार्ट होता है नेट प्रॉफिट का, ऑफिस रेंट। ठीक है, ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है ना, तो ये 18,000 ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, पीएल अकाउंट में जाएगा। अभी हम स्पेसिफिकली ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग का अकाउंट है उसके जो एक्सपेंस और इनकम है उनको रख रहे हैं बस। ठीक है, डॉक एंड क्लीनिंग चार्जेस, हाँ ये रहेगा। फ्रेट एंड ऑक्ट्रा रहेगा, कोल गैस एंड वाटर भी रहेगा। तो ये सारे मैंने आपके लिए अमाउंट लिख दिए, कुछ नहीं करना है, बस इनको रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो ओपनिंग लिखा है 60,000 तो डन, परचेजेस डन, परचेज रिटर्न देखो यहाँ लिखा है डन, सेल्स देखो यहाँ लिखा है 7,50,000 डन, सेल्स रिटर्न देखो डन, कैरेज ऑन परचेज मैंने बोला था लिखेंगे, देखो लिखा हुआ है 12,000 डन। कैरेज ऑन सेल्स नहीं बताया था ना नहीं लिखेंगे, देखो क्रॉस कर रखा है, देखो कहीं नहीं लिखा हुआ है। चलो अगला आ जाओ, अगला है आपका फैक्ट्री रेंट, देखो फैक्ट्री रेंट लिखा हुआ है 18,000 तो डन। ऑफिस रेंट मैंने बताया था नहीं लिखेंगे, देखो क्रॉस किया हुआ है तो नहीं लिखा है। और डॉक चार्जेस लिखेंगे 48,000, देखो लिख दिया डन। फ्रेट एंड ऑक्ट्राई लिख दिया डन। कोल एंड गैस वाटर बोला था लिखेंगे, देखो लिखा है डन।
तो इन सबको प्लस करो, ठीक है, और इन 7,20,000 यहाँ पे है ही है, और इससे माइनस कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 2,83,500। अब मैं कैलकुलेशन प्लस माइनस करना नहीं सिखा रहा हूँ, आप लोग बड़े हो गए हो तो समझदार हो, इतने कैलकुलेटर से कर सकते हो, ठीक है। 7,20,000 यहाँ तो है ही है, इसको प्लस कर लेना, 60 + 282, 12, 18, 48, 6 और 10 प्लस करोगे तो 283,500 आएगा, ठीक है। जब ये आएगा नहीं ये नहीं आएगा, जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पे इनको प्लस करने के बाद उसको अगर इससे माइनस करोगे 720 से, तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो आएगा 283,500, ठीक है। बात समझ आती है, तो यही आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर डेबिट वाला ज़्यादा होता तो ऑब्वियस सी बात है आपका लॉस होता। बात समझ आती है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन न्यूमेरिकल, ये आपका होमवर्क है, एक तो खुद करोगे, सारे मैं ही करा दूँ क्या? दो खुद करोगे, दो क्वेश्चन आज के होमवर्क है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करोगे और अपने आप इसको करने की कोशिश करो पहले, ठीक है। पहले पता करो ना कि क्या आंसर है खुद से, फिर चेक करो। जैसे मैंने डेबिट क्रेडिट लिखा था ना आपके लिए पिछले क्वेश्चन में, पिछले 2-3 क्वेश्चन में, इसको आप खुद करो, उसके बाद सोल्यूशन देखना, वीडियो को पॉज करके, तब देखना आपका आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ बट मैं आपको बता नहीं रहा हूँ सोल्यूशन, ये आपको खुद करना है, ठीक है। 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। 2 क्वेश्चन आज के होमवर्क है, एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल ईजी है, स्टेटमेंट्स प्रिपेयर टू नो प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड व्हाट। ऑप्शन आपको अपने आप पढ़ना है दोबारा से वीडियो पॉज करके, और दोनों का ही आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में देना, क्वेश्चन नंबर 9 का और क्वेश्चन नंबर 10 का, वीडियो पॉज करने के बाद, ठीक है। और मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।